कभी भी किसी सवाल के अंदर अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों पे चर्चा मिल जाए, दोनों पे बातचीत चल रही है सर जी, तो समझ जाना उस सवाल में बहुत हाई चांसेस है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कहीं पे भी जब आपको मल्टीपल मेथड्स पता हो ना, तो हमेशा उस मेथड को चुनने की कोशिश करो जो आपके सिलेबस में हो और कम से कम टाइम में आंसर हो। ये जो सवाल की वैरायटी है ना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इस साल भी पूछी जाएगी। ये जो इरैशनल प्रूफ करने वाली वैरायटी का सवाल होता है ना, फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल है। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे सवाल में गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं? हेलो निंजास, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर प्रिंस सेंसेई और एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ से इस सेशन के साथ इंफिनिटी फाउंडेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तुम्हारा आज का सेशन हमारे हर सेशन की तरह बहुत ही खास, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ 15 सवालों के साथ, सिर्फ और सिर्फ टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ अपने पूरे चैप्टर रियल नंबर की कहानी को डिटेल में समझ लेंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि भैया ये जो रियल नंबर के 15 सवाल मैं तुम्हारे लिए चुन के लाया हूं ना, आज के लेक्चर से अगर इन तुम 15 सवालों की कहानी अच्छे से समझ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तुम जरूर से बना के आओगे, चाहे तुमने बेसिक मैथ्स ली है या स्टैंडर्ड मैथ्स ली है। ये 15 सवाल बहुत खास है। इन 15 सवालों में जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो मैंने इंक्लूड किए हैं। इसमें मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। और अगेन अपने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद मुझे इस चैप्टर के जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो भैया ये 15 सवाल बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। ढंग से आज के लेक्चर से समझ लिया भैया तो तुम्हारे रियल नंबर की नैया पार हो जाएगी। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल नंबर 1 के साथ कहानी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या है सवाल, एक बार नजर डालिएगा। क्या कह रहा है भैया सवाल? तो सवाल के अंदर दो पॉजिटिव इंटीजर्स पे बात हो रही है, ए और बी। और यहां पे ए और बी को देख के पता लग रहा है कि सर जी ये जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है और उसके बाद इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। अब आगे जाके सवाल ए और बी के एचसीएफ पे भी बात करता है और एलसीएम पे भी बात करता है। और उसके बाद फाइनली हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस सवाल में दिमाग कैसे लगाएंगे? तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा दिमाग चल रहा है कि सर कभी भी अगर इस तरीके से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करके नंबर दे दिए जाते हैं तो चुटकियों में हम एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना जानते हैं। सवाल ने एचसीएफ एलसीएम दे दिया तो तुम कंपेयर करोगे तो ये जो अननोन है एम एन आर और एस निकल के आ जाएगा। निकल के आ गया, खेल खत्म, पैसा हजम। यहां पुट करोगे, आंसर आपके सामने होगा। तो जो चीज हमने समझी उसको यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। तो सर जी ए को कैसे एक्सप्रेस किया गया है? तो भैया ए है p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 4। बी को कैसे एक्सप्रेस किया गया है? बी है भैया p का स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3। अब यहां पे सबसे पहले एचसीएफ की बात कर लेते हैं। तो भैया एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो अगर हम प्रोसेस से चले सर जी तो रूल कहता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए और उसमें जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे वो प्रोडक्ट के साथ लिख लीजिए एचसीएफ निकालने के लिए। तो भैया दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं सर? p दिख रहा है, q दिख रहा है। कहोगे हाँ सर, तो प्रोडक्ट के साथ लिख लिया। अब इनकी पावर क्या जाएगी? तो एचसीएफ के केस में हमेशा कम वाली पावर उठाते हैं कंपेयर करके। तो सर यहां सबसे पहले p की पावर्स की कहानी कंपेयर करेंगे तो दिख रहा है कि पावर की कहानी में 3 और 2 में कम वाला 2 है, यानी मेरे आंसर में p की पावर में कम वाला जो कंपैरिजन में p का पावर है वो लिख लेंगे। अगेन यही सेम चीज q के लिए अप्लाई करेंगे कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन में एक जगह q की पावर 4 है, एक जगह q की पावर 3 है। तो दोनों में कम वाली कौन है सर? कम वाली पावर 3 है। तो अपने आंसर में q की पावर में हम यही कम वाली पावर यूज करेंगे। कहोगे हाँ सर। तो प्रोसेस से हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब सवाल ने एचसीएफ क्या दिया था भैया? सवाल ने एचसीएफ दिया है p की पावर m इंटू क्यू की पावर n। तो यहां से अगर मैं p की पावर को p की पावर से q की पावर को q की पावर से कंपेयर कर लेंगे
तो मेरा m और n निकल के आ जाएगा। तो कंपैरिजन करें सर p की पावर को p की पावर से, तो दिख रहा है m की वैल्यू 2 के इक्वल है। इसी तरीके से अगर q की पावर को q की पावर से कंपेयर करें तो दिख रहा है सर n की वैल्यू 3 के इक्वल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब यही कहानी एलसीएम में अप्लाई कर लेते हैं। तो सर जी यहाँ पे अब अपने एलसीएम की बात करें प्रोसेस से, तो एलसीएम का रूल कहता है कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, जो भी डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर्स है सब उठा लो। तो सर दो ही डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, पी और क्यू, उठा लेते हैं, प्रोडक्ट के साथ लिख लेते हैं। अब एलसीएम के केस में बड़ी वाली कंपैरिजन की पावर जाती है। तो भाई अगर मैं p की पावर में देखूं तो 2 और 3 में बड़ी वाली 3 है, तो आंसर में p की पावर में बड़ी वाली पावर जाएगी। सेम कहानी q के लिए कि q की पावर्स कंपेयर करें तो एक जगह 3 एक जगह 4 है, बड़ा वाला 4 है, तो यहां आंसर में q की पावर में 4 आ जाएगा। तो सर ये हमने एलसीएम की भी कहानी निकाल ली प्रोसेस से। सवाल ने एलसीएम क्या दिया है? सवाल ने एलसीएम दिया है p की पावर r इंटू क्यू की पावर s। कहोगे हाँ सेंसई। अब फिर से p की पावर को p की पावर से, q की पावर को q की पावर से कंपेयर कर लेते हैं। तो सर जी अगर p की पावर को p की पावर से कंपेयर करें तो दिख रहा है r की वैल्यू 3 के इक्वल है। अगेन q की पावर को q की पावर से कंपेयर करें तो दिख रहा है सर जी s की वैल्यू 4 के इक्वल है। कहोगे हाँ सेंसई, क्लियर? कहोगे सर क्रिस्टल क्लियर। अब सवाल में कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है, सवाल हमने धुएं में उड़ा दिया सर जी। तो धुएं में क्या उड़ा दिया? तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है m प्लस एन इंटू आर प्लस एस। तो यहां पे वैल्यू पुटिंग करें तो सर जी m प्लस एन कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस 2 5 हो गया, इंटू आर प्लस एस कितना हो जाएगा? तो आप कह दीजिएगा कि सर r प्लस एस 4 प्लस 3 7 हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है 7 5 35 निकल के आ रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो भैया ऑप्शंस में 35 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का जो वैरायटी का सवाल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सर ऑलमोस्ट हर साल ये सवाल पूछा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022-23 वाले सेशन के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो फटाफट सवाल नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। अब इस सवाल से ना एक बड़ी मजेदार कहानी मेरे को याद आ गई, आपके साथ शेयर करता हूं। एक मेरा फ्रेंड है, कई सालों से रिलेशनशिप में था, और हमेशा कभी भी जब मेरे से मिलने आता था, हर 2-3 महीने में एक बार आ जाता है मिलने, तो हमेशा अपनी मैडम के साथ आता था मिलने, ठीक है। तो जब वो बोला कि कल यार मैं मिलने आ रहा हूं, तो मुझे भी लगा यार मैम के साथ आएगा, तो मैंने उस हिसाब से खाने पीने का इंतजाम करके रखा था, खाने का मोस्टली। तो भैया आया, लेकिन वो अकेला आया और बड़ा दुखी दुखी सा लग रहा था। तो मैंने पूछा क्या हो गया? मैंने पूछा मैडम कहाँ है? तो बोला यार कि मैडम अब बात नहीं कर रही है मेरे से कुछ दिनों से। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहता है कि सब बढ़िया चल रहा था, अचानक से 2 दिन पहले मैडम कहती है कि हमारे बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, तो इस रिलेशनशिप को यहीं एंड करते हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये सुनकर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैंने अपने फ्रेंड को संभाला, थोड़ा सा उसको सांत्वना दिया। फिर मैंने भाई को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मैंने उसको सिंपल बोला, यार देखो मैडम ने ना किसी और के साथ एलसीएम निकाल लिया है, तो तुम मैडम के बारे में ज्यादा मत सोचो। तो जब मैंने इसको ये बात बोली ना, तो मेरी बात ही नहीं समझ पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं तुम समझ गए होगे। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये रहा सर हमारा अगला सवाल। अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर जी, 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगेन एमसीक्यू टाइप है, सवाल की कहानी क्या है समझते हैं। तो भैया सवाल के अंदर हमें एक रेशियो पता करना है। किसका रेशियो? तो सर एचसीएफ एलसीएम का रेशियो। अब ये जो एचसीएफ एलसीएम का रेशियो है, तो सर जी उसके लिए एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़ेगा। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए मुझे अपने नंबर्स दिए होने चाहिए। तो नंबर्स आपको सवाल ने डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली बताया कि भैया 2 नंबर्स की एचसीएफ एलसीएम पे बात चल रही है। 2 नंबर में एक नंबर है लीस्ट कंपोजिट नंबर और दूसरा नंबर है लीस्ट प्राइम नंबर। तो यही मेरा सवाल है कि भैया ये 2 नंबर्स हैं, इनका तुम एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो, और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम का रेशियो निकालो। सवाल सभी को क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप का भी सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है।
अब इस सवाल की कहानी को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल बहुत कुछ अच्छा आपको सिखा के जाएगा। तो कभी भी जब इस टाइप की सिचुएशन में फंसो ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होगा, तो एक काम करना, 1 से लेके 9 तक लिख लेना, ठीक है। 1 से 9 तक लिख लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो तो एक काम करते हैं सर, पहले 1 से लेके 9 तक लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बढ़िया। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अब है ना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर, इस टाइप के नंबर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। मन में सोचोगे ना तो गलती होने के चांसेस होते हैं, लिख के करोगे ना तो गलती नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये तो बहुत इजी है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है सर? 2 होता है। कहोगे हाँ सर, ठीक है, सॉर्टेड है मामला, एक नंबर पता चल गया। अब अगला नंबर क्या है? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो सर अगर मैं अपने सीक्वेंस में चलूं तो मैं जानता हूं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये मामला यहीं सॉर्ट हो गया। 2 प्राइम नंबर है, लेंगे नहीं। 3 प्राइम नंबर है, लेंगे नहीं। रास्ते में चलते ही, यूं ही निकलते ही सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन मिला? 4 मिला सर। यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। लिख लिया सर जी। तो यहां पे इनडायरेक्टली दिमाग लगा के हमें अपने 2 नंबर्स पता चल गए हैं जिनके एचसीएफ एलसीएम पे बात करनी है, कर लेते हैं। तो सर जी हमें चाहिए एचसीएफ ऑफ 2 and 4। सर जी हमें चाहिए एलसीएम ऑफ 2 and 4। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। अब सबसे पहले यहां पे एलसीएम, तो एलसीएम की ना एक बवाल ट्रिक बताता हूं, कभी भी 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, 2 नंबर में जो बड़ा वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ो। 2 नंबर में जो आपका बड़ा वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ो। तो टेबल 1 से पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके टेबल में जैसे ही, टेबल पढ़ते हुए जैसे ही कोई ऐसा नंबर मिले जो दूसरे वाले के भी टेबल में आता है तो भैया वही एलसीएम होगा। प्रोसेस है, प्राइम फैक्टराइजेशन से तो निकाल ही सकते हो, इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो। अब जैसे यहां पे एक्सप्लेन करता हूं ये ट्रिक। 2 और 4 में बड़ा नंबर कौन है? 4, ठीक है। 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 जा 4, ठीक है, ठीक, ऐसा ही 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ऐसे ही चलेगा। मैंने क्या बोला कि टेबल पढ़े वाले नंबर का तब तक पढ़ो जब तक आपको दूसरे नंबर का टेबल उसमें ना मिल जाए। अब दूसरा नंबर क्या है? 2 है। तो सर सबसे पहले बड़े नंबर का टेबल पढ़ रहे हैं सर, तो 4 1 जा 4, क्या 4 2 के टेबल में आता है? आता है सर, मिल गया, यानी यही एलसीएम होगा, खत्म। मान लो नहीं मिलता, आगे जाके मिलता, तो जहां आगे जाके मिलता वो एलसीएम हो जाता, नहीं तो प्रोसेस से तो निकालना जानते ही हो, बहुत बढ़िया। अब एचसीएफ अगेन प्रोसेस से कर सकते हो, तो सर प्रोसेस से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहीं पे दिख रहा है। 2 को मैं सिंपली 2 की पावर 1 लिखूंगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगा। तो सर हम जो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका जानते हो उस तरीके को यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए अप्लाई करेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2 ही है, कम वाली पावर यानी कि 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा एचसीएफ। सॉर्टेड कहोगे? हाँ सर सॉर्टेड। तो एलसीएम के लिए आज से तुमने एक बहुत तगड़ी ट्रिक जान ली है, याद रखना। प्रोसेस से तो निकालना जानते ही हो, इस ट्रिक से भी आज से निकाल सकते हो। ये ट्रिक 2 नंबर्स में ही काम करेगी, याद रखिएगा। चलिए, तो सर एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, मुद्दा है रेशियो निकालना है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, अब वो फंसोगे सवाल में आके कि सर रेशियो में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा? सर ये यहां क्लैरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि सवाल ने जब रेशियो की बात की तो लिख के नहीं बताया कि न्यूमरेटर कौन बनेगा, डिनोमिनेटर कौन बनेगा, उसने लैंग्वेज में दे दिया। कभी भी लैंग्वेज में रेशियो की बात करे तो मेरा ये रूल याद रखना कि भैया जो पहले आता है वही पाता है। यानी कि सर जी हम अपने लैंग्वेज को पढ़ेंगे, चर्चा में जो पहले आया वो न्यूमरेटर बनेगा, चर्चा में जो बाद में आया वो डिनोमिनेटर बनेगा। यानी अब आपको इनडायरेक्टली क्लियर हो गया है कि भैया न्यूमरेटर कौन, डिनोमिनेटर कौन। दिख रहा है सर, न्यूमरेटर हो जाएगा एचसीएफ, डिनोमिनेटर हो जाएगा एलसीएम। तो वैल्यू पुटिंग कर दे सर जी, तो ये हो जाएगा 2/4, सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4 यानी 1/2, रेशियो फॉर्म में लिखेंगे सर जी तो 1:2 आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। 1:2 कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल ए में दिख रहा है, इज आवर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सवाल ने 2 नंबर्स पे चर्चा की, ठीक है सर।
सवाल ने आपको इन दो नंबर्स का एलसीएम बता दिया कितना है, बहुत ही बढ़िया यार। अब सवाल यहां पे कह रहा है कि भैया इन ऑप्शंस को चेक करके बताओ कि जिन दो नंबर्स पे यहां पे बात चल रही है उन दो नंबर्स का इनमें से कौन सा एचसीएफ कभी नहीं हो सकता है। लैंग्वेज पकड़िए, सवाल के अंदर दो नंबर से बात चल रही है, हाँ, तो जिन दो नंबर्स पे बात चल रही है उन दो नंबर्स का एचसीएफ इनमें से कौन नहीं होगा, कौन होगा नहीं पूछा जा रहा है, उन दो नंबर्स का एचसीएफ इनमें से कौन बिल्कुल नहीं हो सकता है ये पूछा जा रहा है। अब तुम कहोगे बड़ा उटपटांग सवाल है सर, हमें सवाल ने अपने दोनों नंबर बताए नहीं, बिना नंबर बताए बस सीधे एलसीएम बता दिया और हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम अपने ऑप्शंस को चेक करके बताएं कि इन चर्चित दो नंबर्स का इनमें से कौन सा एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, ऐसे कैसे बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। इस टाइप का कोई भी सवाल मिले ना तो इस इंपॉर्टेंट वैरायटी के सवाल को बनाने के लिए बस आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या लाइन? लाइन होती है भैया एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली, एचसीएफ डिवाइड्स एलसीएम कंप्लीटली। और भैया जी इस बात को आप टेस्ट भी कर सकते हो, याद रखना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको तुम टेस्ट भी कर सकते हो खुद से। तुम कभी भी अपने गिवन नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालो, तुमको दिखेगा कि एचसीएफ एलसीएम को हमेशा कंप्लीटली डिवाइड करता ही करता है। तुम देख लो एक बार पीछे चेक कर लो, देख रहे हो एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कहोगे हाँ सर हमेशा होगा कि एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा, पक्की बात है। अब यहां पे ना एक और ट्विस्ट है, समझना कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो वो एचसीएफ हो सकता है। समझना मेरी बात को कि मान लो दो नंबर की बात चल रही है, दो नंबर में एक नंबर मेरा एलसीएम है, ठीक है, और तुमको चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि भैया ये जो दूसरा नंबर है ये एचसीएफ होगा कि नहीं। तो ये बात ठीक है सर कि एचसीएफ एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करेगा ही करेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गारंटी ही कि यही एचसीएफ होगा। क्योंकि समझो ना बात को, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैं कह देता हूं कि भैया दो नंबर्स का एलसीएम आ रहा है 12, ठीक। अब मैं कहूं टेस्ट करो कि भैया 4 एचसीएफ होगा कि 3 एचसीएफ होगा कि 2 एचसीएफ होगा, तो मेरी बात समझना 4 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो एचसीएफ हो सकता है, 3 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा एचसीएफ हो सकता है, 2 भी 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा एचसीएफ हो सकता है। क्योंकि भैया एक पर्टिकुलर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करने वाले तो दुनिया में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर एक नंबर मेरे एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वही एचसीएफ हो, लेकिन हाँ उन्हीं में से कोई एक एचसीएफ होगा। ठीक कहोगे हाँ सर ठीक। अब इस सवाल पे लौटो, तो सर हमें क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा मेरे गिवन नंबर्स का एचसीएफ नहीं होगा। तो इतनी पक्की बात है कि सर अगर कोई कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है एलसीएम को नंबर तो एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर वो कंप्लीटली डिवाइड ही नहीं कर रहा तो ये तो पक्की बात है वो कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। समझना मेरी बात को, एक बात कह रही है कि भैया अगर कोई नंबर एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहीं पे कोई ऐसा नंबर है जैसे मान लो मैंने लिख दिया 11, क्या 11 12 को कंप्लीटली डिवाइड कभी करेगा? नहीं करेगा। तो ये तो पक्की बात है कि इन तीनों के लिए हम अनश्योर हैं, एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन 11 के लिए तो हम डैम श्योर है सर कि ये कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। क्योंकि एचसीएफ होने के लिए एचसीएफ शुड कंप्लीटली डिवाइड एलसीएम। कहोगे हाँ सर, तो बस वही दिमाग यहां पे लगाना है कि सर हमारा एलसीएम क्या है 3600। अब मेरी बात सुनना, 3600 को 600 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 600 एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगेन आगे चले सर तो 3600 को 400 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगेन सर 3600 को 150 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो एचसीएफ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन भैया
3600 को 500 कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। तो ये तो पक्की बात है कि 500 मेरे इन दो नंबर्स का कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी आंसर बी होगा। क्योंकि सवाल ने यही तो पूछा था कि बताओ जिन दो नंबर्स पे बात चल रही है उन दो नंबर्स का इनमें से कौन सा एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। एग्जैक्टली कौन होगा मुझे पता नहीं, इन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन ये पक्की बात है कि सर ये चूंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है एलसीएम को, तो मेरे दो नंबर्स का ये तो एचसीएफ पक्की बात है नहीं होगा, गारंटेड। तो एक बहुत स्मार्ट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आई, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं सर जी, नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा। सवाल की कहानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सवाल के अंदर दो नंबर्स पे चर्चा चल रही है। कौन से दो नंबर? 39 और 91। सवाल ने आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ बता दिया। सवाल आपसे अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम पूछ रहा है। तो क्या करोगे? तो आप कहोगे कि सर सिंपल है, दोनों नंबर दे दिया है, प्रोसेस जानते हैं सर, एलसीएम निकाल लेते हैं। मैं कहूंगा मूर्खता मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी चलनी चाहिए कि बस इतना सवाल नहीं दिया है। अगर बस इतना सवाल होता कि भैया ये दो नंबर गिवन है, इनका एलसीएम निकालो, तो आप प्रोसेस से निकालते। अगर इसी प्रोसेस से चलना होता तो सवाल आपको एचसीएफ का भी डेटा क्यों देता? कहोगे हाँ सर। तो अब एक और रूल बता रहा हूं, याद रखना। कभी भी किसी सवाल के अंदर अगर एचसीएफ एलसीएम दोनों पे चर्चा मिल जाए, दोनों पे बातचीत चल रही है सर जी, तो समझ जाना कि उस सवाल में बहुत हाई चांसेस है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? तो भैया हमारा फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। याद रखना सर जी, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ दो नंबर्स की कहानी के लिए ही वैलिड है। यानी अगर आप दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हो तो आपको हमेशा दिखेगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होगा। तो जिस सवाल में आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों पे चर्चा मिल जाए तो समझ जाना इस फॉर्मूले के लगने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे दोनों पे चर्चा मिल रही है सर जी, तो यहां पे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। एलसीएम निकालना है, एलसीएम को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब मेरे दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो दो नंबर्स क्या क्या है यहां क्लियर हो रहा है सर। हमारे दो नंबर्स है 39 और 91। 39 और 91, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब इसको सॉल्व करके एक्स नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो निकालिए ना। तो निकालेंगे सर जी, तो ये हो जाएगा 13 3 जा 39, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 273 यही फाइनल आंसर होगा। यानी कि सर हमने अपने दो गिवन नंबर्स का बहुत ही अच्छे से अपने फॉर्मूला का दिमाग लगा के एलसीएम निकाल लिया। 273 कहीं दिख रहा है? बी में दिख रहा है। बी इज करेक्ट आंसर। तो देखो कई बार ऐसा भी बोर्ड एग्जाम में होगा कि आपको एक सवाल सॉल्व करने का मल्टीपल मेथड पता होगा, लेकिन समझदारी कहां है कि भैया वहां पे कौन सा मेथड यूज करें जो कम से कम टाइम में मेरा काम कर दे, कम से कम टाइम लेते हुए मेरा आंसर निकाल दे। तो कहीं पे भी जब आपको मल्टीपल मेथड्स पता हो ना, तो हमेशा उस मेथड को चुनने की कोशिश करो जो आपके सिलेबस में हो और कम से कम टाइम में आंसर निकाल के दे। तो ये दिमाग भी चलना चाहिए। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं भैया। तो ये वाला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट था। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सीबीएसई का 2021-22 का जो सेशन था, उस सेशन के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। और इस साल बोर्ड एग्जाम दो टर्म में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2, दो बार बोर्ड एग्जाम हुआ था इस साल में। भैया अपने सीनियर से पूछना, बताएंगे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए एक बार। तो ये रहा सवाल सर, एंड विथ डिजिट 05 वाला सवाल है। सवाल का लॉजिक पढ़ के समझ में आ गया? कहोगे हाँ सर। अब देखो सवाल कह रहा है कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, अच्छा जी ठीक है, देन 12 की पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट। सवाल कह रहा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो बताओ 12 की पावर n का एंड डिजिट कभी भी इनमें से क्या नहीं हो सकता है। सवाल कह रहा है कि अगर n एक नेचुरल नंबर है तो 12 की पावर n, यानी n अगर मैं रखता जाऊंगा तो जैसे 12 की पावर 1, 12 की पावर 2, 12 की पावर 3, 12 की पावर 4, 12 की पावर 1 करोड़, 12 की पावर 50 लाख, तो कोई ना कोई इसका रिजल्ट आएगा। तो उस रिजल्ट का कोई ना कोई एंड डिजिट होगा, लास्ट डिजिट होगा। तो बताइए कि 12 की पावर n जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, तो मैं n की जगह पे दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, 12 की पावर n का जो आंसर आएगा उसका एंड डिजिट इनमें से क्या कभी भी नहीं हो सकता है।
क्या एंड डिजिट हो सकता है, नहीं पूछा जा रहा है, क्या कभी भी नहीं हो सकता है। तो तुरंत तुम्हारा दिमाग चलेगा कि सर हमें जो एंड डिजिट वाला लॉजिक अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है वो 0 और 5 का ही पढ़ना है। तो ये तो पक्की बात है कि सर आंसर इट कैनॉट एंड विद डिजिट 0 या कैनॉट एंड विद डिजिट 5 ही आना चाहिए। देखो ये लॉजिकल सोचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा सर जी, तो 5 तो दिख नहीं रहा है, 0 दिख रहा है, यानी सीधे समझ में आ गया बिना सॉल्व किए डी आंसर होगा। ये होता है दिमाग लगाना, ऑब्जेक्टिव वाला अप्रोच कि सर हमने ये फलानी चीज का एंड डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता है। ये कंसेप्ट हमने 0 या 5 के लिए ही पढ़ा है ना। 0 यहां दिख नहीं, यहां पे 5 दिख नहीं रहा है सर जी, आपको 0 दिख रहा है। तो भैया जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उनमें से अगर एक चीज मिल गई तो वही आंसर होगा, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। ये होता है दिमाग लगाना ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो ठीक है, प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। प्रोसेस से कैसे निकालेंगे सर? तो रूल कहता है 12 की पावर n के लिए पता करना है, ठीक है सर जी। और ऑप्शंस के हिसाब से टेस्ट किसके लिए करेंगे? 0 के लिए ही करेंगे। ऑप्शन में अगर 5 भी होता तो 5 के लिए भी टेस्ट करते सर जी। तो चूंकि सिर्फ 0 है तो 0 के लिए टेस्ट करें। तो सर उसके लिए पहले अंदर वाला नंबर 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा? तो आप कहिएगा कि सर अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहां से दिख रहा है सर 12 के दो ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 3। अब कंसेप्ट मैंने आपको सैंपल पेपर में भी सिखाया था, आगे वन शॉट्स में भी बताऊंगा कि सर अगर किसी गिवन नंबर के कुछ प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो उस गिवन नंबर के माथे पे कोई भी नेचुरल नंबर पावर दोगे उसके भी वही सेम प्राइम फैक्टर होंगे, यानी 2 और 3। ठीक, यानी सर 12 की पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, उसके भी प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 ही होंगे, 2 और 3। अब मुझे क्या चेक करना है? डिजिट 0 पे एंड करेगा कि नहीं, यही चेक करना है ना। तो भैया हम जानते हैं एंड डिजिट 0 आने के लिए, हम जानते हैं सर जी एंड डिजिट 0 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 भी दिखना चाहिए, साथ साथ 5 भी दिखना चाहिए। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में ये दोनों एस प्राइम फैक्टर दिखेगा तभी उसका एंड डिजिट 0 आ सकता है, वरना एंड डिजिट 0 नहीं होगा। तो सर यहां पे अगर हम 12 की पावर n की बात कर रहे हैं तो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो मिल गया एज पर रिक्वायरमेंट, 5 है क्या यहां पे? नहीं है सर जी। तो एंड डिजिट 0 होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, दोनों नहीं मिला सर, यानी कि हम ये गारंटी से कह देंगे कि 12 की पावर n का एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो सवाल ने यही तो पूछा था कि इनमें से चेक करके बताओ कि 12 की पावर n का एंड डिजिट क्या नहीं आ सकता? तो 0 नहीं आ सकता, खत्म हो गया सवाल। तो लॉजिक से भी देख लिया, प्रोसेस से भी देख लिया, फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज। बहुत ही हलवा सवाल है सर। और देखो ये सवाल भी 2021-22 वाले सेशन में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, टर्म 1 में, जब दो बार बोर्ड एग्जाम हुआ था जिस साल। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। सवाल आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया ये जो नंबर 385 गिवन है इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस करो, और जो एक्सप्रेशन आएगा उसको मैच करके देखो इनमें से क्या होगा। तो ठीक है सर, कर लेते हैं फटाक से। नंबर क्या है? 385 है सर जी। तो सर यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 7 जा 35, बचा 3 35, 5 7 जा 35, अब 7 से जा रहा है 7 11 जा 77, और ज्यादा छोटा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम 385 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो सर 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, सबको मल्टीप्लाई के साथ लिखा। कौन कितनी बार आ रहा है? सब एक एक बार आ रहा है सर, यानी कि पावर 1, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। तो क्या ये एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है ऑप्शंस में? 5 इंटू 7 इंटू 11। तो यहां पे अगर हम देखें तो बी में दिख रहा है सर, बीज आर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन कर जाएंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगेन एक बहुत ही तगड़ा सवाल है, ये भी 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, टर्म 1 के पेपर में। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से सुनना, इस सवाल को बनाने से पहले एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो कंसेप्ट याद रखना। दो नंबर्स को प्राइम कब होते हैं सर? तो जब दो नंबर्स में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हम अपने दो नंबर्स को को प्राइम कह देते हैं। इसी बात को मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि मेरे जो दो नंबर्स हैं उनका अगर हम HCF निकालें, HCF 1 आए मतलब वो को प्राइम है, HCF 1 आए मतलब वो को प्राइम है। इसका मतलब कि मेरे नंबर्स में
1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम कब होता है आप समझ गए, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब यहां पे एक दिमाग लगाओ कि सर 2 एंड 3 को प्राइम है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं ये दोनों नंबर्स को प्राइम है क्या, तुम कहोगे बिल्कुल है। क्योंकि सर अगर मैं 2 और 3 का HCF निकालूंगा तो HCF 1 आएगा। भाई इन दोनों नंबर्स में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है सर, तो इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि सर ये दोनों नंबर को प्राइम है। बिल्कुल सर जी, सही बात है। अब मजे की चीज यहां पे देखो, बहुत मजे की चीज देखना, बहुत मजा आएगा। अभी जस्ट मैंने तुमको सिखाया कि सर अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अभी लास्ट वाले एग्जांपल में ही देखा, उसका आपने प्राइम फैक्टर निकाला, तो उसके माथे पे कोई भी नेचुरल नंबर पावर रखोगे उसका सेम प्राइम फैक्टर आता है। अभी बताया था ना मैंने, कहोगे हाँ सर। तो मुझे चेक करना है क्या 8 और 27 ये को प्राइम होगा। तो मेरी खोपड़ी चली कि यार सोचने वाली बात है कि 8 क्या है, 2 का क्यूब, 27 क्या है, 3 का क्यूब। तो भैया तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि जब, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो 2 का प्राइम फैक्टर होगा वही 8 का होगा, इसी लॉजिक से। जो 2 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वही 8 के होंगे। बिल्कुल सर, इसी लॉजिक से, क्योंकि किसी नंबर का जो प्राइम फैक्टर होता है उसकी पावर n, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, उसका भी वही सेम प्राइम फैक्टर होता है। सिमिलरली जो 3 का प्राइम फैक्टर होगा वही सेम 27 का भी प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में है। अब मेरे को 2, 3 के केस में ही पता है कि 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब 8 और 27 के भी सेम प्राइम फैक्टर्स हैं तो कहानी भी सेम आएगी ना भाई। यहां पे जब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और इन दोनों का सेम प्राइम फैक्टर्स है, तो यहां पे भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कहोगे हाँ सर। तो यहां से अब जो रिजल्ट मिला है ना, ये रिजल्ट कभी मत भूलिएगा कि अगर दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, तो उन दो नंबर्स के माथे पे पावर कुछ भी दे दी जाए वो भी को प्राइम होंगे। अगर दो नंबर को प्राइम है मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो उन दो नंबर्स के माथे पे गधा घोड़ा हाथी कोई भी पावर डालोगे तो प्राइम फैक्टर अभी भी तो सेम ही होगा। तो जब प्राइम फैक्टर सेम है और पहले 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो आगे भी 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी पावर डालने के बाद भी वो को प्राइम होते हैं। तो सवाल यहां पे कह रहा है कि भैया अगर ए और बी को प्राइम है तो बताओ ए की पावर 3 बी की पावर 3 क्या होंगे? क्या वो को प्राइम होंगे, क्या वो को प्राइम नहीं होंगे, क्या वो इवन होंगे, क्या वो ऑड होंगे? तो तुरंत तुम्हारी खोपड़ी चलेगी ये को प्राइम वाली बात पढ़ के कि सर अगर ए और बी को प्राइम है मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। तो ए के माथे पे मैं कोई भी नेचुरल नंबर पावर डालूं, मैं बी के माथे पे कोई भी नेचुरल नंबर पावर डालूं, मैं यहां 50 लाख डाल दूं, यहां 1 करोड़ डाल दूं, अभी भी प्राइम फैक्टर सेम होंगे। जब पहले के प्राइम फैक्टर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो अभी भी जब प्राइम फैक्टर सेम है तो अभी भी 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी सर ये भी को प्राइम होंगे। तो तुरंत आप कह दीजिएगा कि सर ए और बी को प्राइम है, तो अब ए के माथे पे नेचुरल नंबर पावर, बी के माथे पे नेचुरल नंबर पावर, तो ये भी को प्राइम होंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। इनफैक्ट हो सकता है बोर्ड एग्जाम में तुमको ये दे दे कि सर इतनी दूर लिखेगा सेम, आगे लिख देगा अब बताओ ये दोनों नंबर क्या होंगे? ए की पावर 2024 और यहां पे बी की पावर 2025। हो सकता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये लिख के दे दे, लॉजिक सेम है, अभी भी बोलोगे ये को प्राइम होगा? कहोगे हाँ सर। बहुत बेहतरीन सवाल। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगला सवाल एक बहुत शानदार सवाल है, इस सवाल की कहानी याद रखना जो बताऊंगा। देखो, जो नेचुरल नंबर्स की आप कहानी लिखते हो ना, जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कहानी चलती चली जाएगी इन्फिनिटी तक सर, ठीक है, एकदम अनंत तक चलती चली जाएगी। तो कभी भी जब आप नेचुरल नंबर्स की कहानी लिखते हो, आप लगातार कोई भी दो नंबर्स उठा लो, कोई दो लगातार। जैसे मान लो मैंने लगातार वाले 4 5 उठा लिए। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको याद रखना कि कभी भी अगर आप अपने नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस में लगातार आने वाले कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओगे ना, तो दोनों हमेशा को प्राइम होते हैं। एक बहुत ही हेवी कंसेप्ट मैंने तुमको बताया है, याद रखना।
कि वो नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। और को प्राइम की ना एक बहुत खास बात है, क्या खास बात है ये भी याद रखना कि कभी भी आप अगर को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया कि को प्राइम नंबर मतलब 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एचसीएफ हमेशा को प्राइम का 1 आता है। एलसीएम क्या होता है को प्राइम का? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, याद रखना। तो ये कहानी ना डायरेक्टली याद रखना, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा कि जहां किसी ने तुमको बोल दिया कि ये लो ये दोनों नंबर को प्राइम है, तुरंत तुम समझ जाना कि को प्राइम है मतलब एचसीएफ 1 होगा, को प्राइम है मतलब एलसीएम कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, खत्म खेल। और लॉजिक क्या है सर कि कभी भी नेचुरल नंबर की कहानी में मैं कोई दो लगातार नेचुरल नंबर उठा लो वो हमेशा को प्राइम होगा। कोई दो लगातार उठा लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, तुम 8 9 उठा के देखो, सेम रूल अप्लाई होगा। 8 और 9 लगातार आने वाले दो नेचुरल नंबर है, ये भी को प्राइम होंगे। अब अगर ये को प्राइम है तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट, यानी कि 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। मान लो तुम 6 7 उठा लो, लगातार दो नेचुरल नंबर को प्राइम होंगे, को प्राइम है तो 6 7 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट, 7 6 जा 42, खेल खत्म। अब बस इस लॉजिक को इस सवाल में लगाओ। सवाल क्या कह रहा है, एचसीएफ बताओ, किसके एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी लगातार आने वाले किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं लेता हूं तो उसका एचसीएफ क्या होगा। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ही तो नेचुरल नंबर होता है। तो अभी मैंने बताया लगातार आने वाले कोई भी दो नेचुरल नंबर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठा लीजिए, वो को प्राइम होंगे। तो अगर को प्राइम होंगे तो एचसीएफ क्या होगा, खत्म खेल, 1 होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल, लेट n बी अ नेचुरल नंबर देन एलसीएम ऑफ n, n+1। अब देखो फिर से वही सवाल है, लास्ट वाला ही सवाल घुमा के दे दिया है। n अगर एक नेचुरल नंबर है, समझना बहुत ध्यान से समझना, n अगर एक नेचुरल नंबर है, मैं तुमसे पूछूं इसके जस्ट बाद कौन आएगा, तो नेचुरल नंबर में हम जानते हैं ना सर कि एक एक जोड़ते जाते हैं तो आगे वाला आता जाता है, जिसके जस्ट आगे वाला एक जोड़ के आएगा। यानी ये दोनों जो नंबर है ये लगातार आने वाले नेचुरल नंबर है, ये लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। तो लगातार आने वाले नेचुरल नंबर है, लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से अभी तो मैंने बताया कि इस टाइप के नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। एलसीएम प्रोडक्ट, तो एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो भैया इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, कहोगे सर एलसीएम इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन यानी n इंटू n+1। खत्म हो गया सवाल यार। तो n इंटू n+1 यानी कि सी राइट आंसर होगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, एक और ताबड़तोड़ सवाल धुएं में उड़ा दिया। चलिए अब सर आ जाते हैं थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के सवाल की ओर। ऑब्जेक्टिव वाले बहुत प्रैक्टिस कर लिए, अब थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप के सवाल। इस सवाल को देखो, सवाल कह रहा है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दिस रिलेशन HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। अभी जस्ट मैंने आपको इस रिलेशन के बारे में बताया था, तो उसी पे एक सवाल आ गया, और ये सवाल आपके CBSE का 2018 वाले पेपर का सवाल है सर जी। तो सवाल के अंदर दो नंबर दे दिए हैं, मुझे कह रहा है भैया HCF भी निकालो LCM भी निकालो। आगे सवाल कह रहा है कि भैया ये वाला फॉर्मूला भी चेक करके बताओ जब आप अपना आंसर निकाल लोगे। सवाल सभी को समझ में आ गया क्या, कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो कर लेते हैं। तो कौन से दो नंबर से भैया, एक है 96, दूसरा है 404। बहुत बढ़िया। तो सर कभी भी अगर HCF LCM निकालना हो ना, तो मैंने क्या बोला, आपके सिलेबस में मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आप उसी को यूज करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो सर यहाँ पे पहले 96 का कर ले, तो 248 जा, 224 जा, 212 जा, 26 जा, 23 जा। यानी कि सर जी 96 को जब मैं लिखूंगा एक्सप्रेस करके तो 2 इंटू 3 असेंडिंग ऑर्डर में, पावर किसकी क्या होगी, 3 एक ही बार आया है, पावर 1 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, यानी 2 की पावर 5 हो गया। ठीक है सर। अब 404 पे आ जाते हैं, 404। तो सर यहां पे अगर हम करें तो 2 से कट रहा है तो 2 2 जा 4, यहाँ पे फिर 2 2 जा 4, फिर 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, और सर 101 तो प्राइम नंबर आ गया, आगे जा नहीं सकते। यानी कि 404 को एक्सप्रेस करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 2 इंटू 101। कौन कितनी बार आ रहा है, 101 एक बार आ रहा है, पावर 1 2 आ रहा है, 2 बार, पावर 2। तो सर सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब सवाल क्या कह रहा है, एलसीएम HCF दोनों निकालो। सबसे पहले मान लो HCF निकालते हैं, तो HCF ऑफ 96 एंड 404 बराबर क्या हो जाएगा सर,
अगर हम यहाँ पे HCF निकाले तो HCF की कहानी क्या निकल के आ जाएगी? तो आप कहिएगा कि सर HCF के लिए जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उठाते हैं। अब इसमें देखो कि कॉमन प्राइम फैक्टर क्या क्या है, तो आप कहिएगा कि सर दोनों में कंपेयर करें तो दोनों में 3 तो है नहीं, 3 कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। दोनों में 101 नहीं है सर, ये भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। दोनों में 2 है सर, यानी कि 2 कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो यहां पे सिर्फ एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, और होता तो मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं, और पावर HCF में कम वाली जाती है। तो 2 की पावर में अगर हम कंपेयर करें सर जी, तो कम वाली पावर यहां दिख रही है, तो यही यहां पे आंसर में लिख लेंगे, यानी 2 का पावर 2, यानी कि हमारा HCF इन दोनों नंबर का 4 आएगा। अब इसी तरीके से एलसीएम की बात कर लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, तो आप तुरंत यहां पे कह दीजिएगा कि सर एलसीएम के लिए जो भी डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर्स होते हैं सब उठा लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर क्या क्या है भैया? 2 भी है, उठा लिया, 3 भी है, उठा लिया, 101 भी है, उठा लिया। एलसीएम के केस में बड़ी वाली पावर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, 2 में कंपेयर करें तो बड़ी वाली पावर क्या है? 5, ये लिख लेंगे। 3 तो एक ही बार आया है, तो कंपेयर करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो जब कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, एक ही बार आया है, तो जो इसकी पावर वही यहां लिख लेंगे आंसर में। अगेन 101 भी एक ही बार आया है, तो कंपेयर करने के लिए और तो है नहीं, तो जो यहां पावर है वही यहां लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे सर जी, तो एलसीएम आ जाएगा दोनों का। कितना आ रहा है? तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और इंटू यहाँ पे ये इजी कैलकुलेशन है, 101 इंटू 3 303 हो गया। अब ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं साइड में। 303 इंटू 32, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6 2 0 जा 0 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 0 जा 0 3 3 जा 9, यानी कि 6 9 6 9, यानी कि सर ये निकल के आ रहा है 9696। कहोगे हाँ सर जी सही बात है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे HCF और LCM अपने दोनों नंबर्स का निकाल लिया, जो कि रिक्वायरमेंट थी सवाल की। ठीक है सर, तो सवाल का आधा पार्ट बन गया है। अब सवाल का अगला आधा पार्ट क्या है सर, कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको चेक करना है। तो भैया मेरे फॉर्मूले में ये क्या है सर? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे फॉर्मूले में अगर हम बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो LHS बराबर RHS है कि नहीं, यही तो चेक करना है। तो LHS का मतलब क्या हो गया? तो आप कहिएगा कि सर फॉर्मूले में LHS का मतलब हो गया आपका HCF इंटू LCM। तो यहां पे अगर हम डेटा पुट करेंगे तो HCF कितना है? 4, इंटू LCM कितना है? 9696 कितना आ रहा है सर? 6 4 जा 24 का 2, 9 4 जा 36, 2 38 का 3, 6 4 जा 24, 327 का 2, 9 4 जा 36, 238, इतना आ रहा है सर इक्वेशन नंबर 1। ये LHS आ गया, HCF इंटू LCM। अब RHS क्या है भैया? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है। RHS क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है सर, तो हमारे नंबर्स क्या है जिनका हमने HCF LCM निकाला है? हमारे नंबर्स है 96 और 404, इनका प्रोडक्ट। तो भैया 404 इंटू 96 ये करके देखते हैं। तो 404 इंटू 96 अगर हम करें तो कितना निकल के आएगा? देखो यहां साइड में करके दिखाता हूं। तो 404 इंटू 96, तो 6 4 जा 24 का 2, 6 0 जा 0 2, 6 4 जा 24, इसके बाद 9 4 जा 36 का 3, 9 0 जा 0, यहाँ पे 3, 9 4 जा 36, तो यार है 4 6 2 8 4 3 7 6 2 8 3 38784, 38784 निकल के आ रहा है इक्वेशन नंबर 2। तो आपको दिख रहा है सर LHS बराबर RHS आ रहा है 38784 38784। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आगे क्या लिख लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी क्लियरली ऑब्जर्व दैट LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। खेल खत्म, पैसा हजम, इतना लिख लोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्या कह रहा है भैया सवाल? तो सवाल ने यहां पे दो बहुत लंबी लंबी कहानियां दे दी है और कह रहा है भैया एक्सप्लेन करके बताओ कि ये कंपोजिट नंबर क्यों होंगे। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों होंगे, ये एक्सप्लेन करके बताओ। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं? अगेन फर्स्ट चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 10 का सर ये, और ये सवाल आप देखो 2021 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब ध्यान से सुनिएगा। तो सर इस टाइप के एक्सप्रेशन को कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। कंपोजिट नंबर है, कोई नंबर कंपोजिट नंबर कब होता है? जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स। याद रखिएगा, कोई नंबर कंपोजिट नंबर कब होता है? जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो अगर आपने किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दिया ना कि भैया ये जो भी नंबर है
या सिंप्लीफाई करके जो भी नंबर आएगा उसके 2 से ज्यादा फैक्टर से, अगर आपने ये बात प्रूव कर दी तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कंपोजिट नंबर है। अब ये बात हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, ऑब्जर्व करिएगा। तो सर इस एक्सप्रेशन को देखो तो देख के क्या लग रहा है, सिंप्लीफाई करने का मन लग रहा है। भाई इस टाइप की चीज अगर लिखी कहीं देखोगे तो मैथ लगाने का मन करेगा, सिंप्लीफाई करने का मन लगेगा, कहोगे हाँ सर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, दिख रहा है सर यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 into 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 into 3 2 जा 6 + 1 7, कहोगे हाँ सर। अब देखो ये पूरा सिंप्लीफाई होके गधा घोड़ा हाथी कोई भी नंबर आता, मुझे क्या लेना देना। अल्टीमेटली अगर मैं इस चीज को समथिंग इनटू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी ये पक्की बात है कि मैंने इनडायरेक्टली आपको बता दिया कि भैया इसका एक फैक्टर 5 है, भैया इसका एक फैक्टर 7 है। इनडायरेक्टली मैंने ये तो आपको बता दिया कि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। और भैया मैं किसी भी चीज में इनटू 1 करके तो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तुम्हें? नहीं सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भैया इनडायरेक्टली मैंने ये भी बता दिया कि इसका एक फैक्टर 1 भी है। और मैंने क्या बोला था, कंपोजिट नंबर प्रूफ करने के लिए मुझे ये तो दिखाना है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो दिखा दिया 2 से ज्यादा फैक्टर है भैया, मैंने यहां मैथमेटिकली प्रूफ करके आपको दिखा दिया कि इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, खत्म हो गया। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहां पे बस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लेंगे कि हेंस वी ऑब्जर्व दैट the given number has more than two factors, hence it's composite। बस बात खत्म हो गया, इतना ही लिख देना है और यही काम यहां करके लिखना है। कहोगे हाँ सर, कर लेते हैं फटाक से इसको भी। तो अगेन यही दिमाग यहां पे अगर हम लगाएंगे तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं सर, ऑब्जर्व करिएगा कि 5 into 7 यहां पे भी है, 5 into 7 यहां पे भी है। तो 5 into 7 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन जैसा ही निकालेंगे क्या बचेगा, यहां से 11 बचेगा प्लस कुछ नहीं मतलब 1 बचा। तो इसी को मैं लिख सकता हूं 5 into 7 into 11 + 1 12। लो भैया खेल खत्म हो गया, यहां तो into 1 भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे दिख रहा है भैया कि ये जो भी नंबर आता सिंप्लीफाई करके उसका एक फैक्टर 5 है, उसका एक और फैक्टर 7 है, उसका एक और फैक्टर 12 है। तो 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा तो दिए, हो गया प्रूफ कंपोजिट। नीचे यही कथा लिख देनी है, खेल खत्म, पैसा आज हम फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला धुआंधार सवाल। और भैया इसी टाइप के सवाल में तुम्हारी हालत हो जाती है खराब, तो बहुत ध्यान से सुनना जब एक्सप्लेन करूंगा। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover same distance in complete steps? अब मैंने आपको बोला कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो और मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब एलसीएम वाला वर्ड प्रॉब्लम है। कहोगे हाँ सर एकदम सही बात बोल रहे हो। यानी कि सर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने गिवन डेटा का, 3 डेटा गिवन है देखो 40, 42, 45। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने गिवन डेटा का या तो मुझे एचसीएफ निकालना होगा या तो एलसीएम, इतना मुझे क्लियर है। अब एचसीएफ निकाले या एलसीएम तो आगे वन शॉट्स में भी मैं आपको बताऊंगा और सैंपल पेपर में भी मैंने डिस्कस किया तो बताया कि सर इस टाइप के सवाल में हम ये देखते हैं कि या तो मैं ये अज्यूम कर लूं कि क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से बड़ा हो सकता है, या मैं अज्यूम कर लूं क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा हो सकता है। और ये अज्यूम करके मैं देखूं कि भैया मेरी सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वेल एंड फाइन, नहीं हो रही है मतलब दूसरी चीज लगेगी, उस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई करते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है कि भैया 3 लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं घर से। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है कोई इंसान चलेगा तो पैरों के बीच में गैप क्रिएट होता है। तो भैया ये तो 3 लोग हैं, ये जब चल रहे हैं तो एक इंसान जब चलता है तो उसके पैरों के बीच का गैप होता है 40 सेंटीमीटर, दूसरा चलता है तो उसके पैरों के बीच का गैप होता है 42 सेंटीमीटर का, और जो तीसरा इंसान चलता है वो जब चलता है तो उसके पैरों के बीच में 45 सेंटीमीटर का गैप क्रिएट होता है। भाई कॉमन सेंस की बात है ना, कि कोई भी आदमी चलेगा
तो भैया चलते वक्त उसके पैरों के बीच में ही ऐसे गैप क्रिएट होता है। तो वो गैप 3 लोगों का अलग अलग है, ये आपको बता दिया कि पहला इस तरीके से चलता है कि हर बार उसके 2 पैरों के बीच का जो गैप है वो 40 सेंटीमीटर है। दूसरा बंदा ऐसा चलता है कि हर बार जब वो चलता है उसके पैरों के बीच का गैप 42 सेंटीमीटर है। जब तीसरा बंदा चलता है तो हर बार उसके पैरों के बीच का गैप 45 सेंटीमीटर है। अब सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक। अब सवाल कह रहा है कि ये जो तीनों लोग हैं, ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों ही लोग मिनिमम कितनी दूरी चलें, ये तीनों लोग मिनिमम कितनी दूरी चलें सच दैट ये वाली कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन क्या है भैया? तो कंडीशन ये है कि भैया वो जो भी दूरी आएगी वो दूरी तीनों के लिए सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो दूरी ये तीनों ही इंसान अपने अपने गैप डिस्टेंस के हिसाब से कंप्लीट स्टेप में कवर करने चाहिए। कंडीशन समझ गए? 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि वो जो भी दूरी आएगी तीनों ही उतनी दूरी चलने चाहिए। दूसरी कंडीशन कि वो जो दूरी आ रही है ना, वो दूरी तीनों के द्वारा कंप्लीट स्टेप में कवर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल लेने के लिए समझाता हूं कि मान लो मैंने कह दिया कि भैया वो दूरी है 90 सेंटीमीटर, तो तीनों ही टोटल डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर कवर करेंगे। पहला बंदा भी 90 सेंटीमीटर चलेगा जॉगिंग करते हुए, दूसरा बंदा भी 90 सेंटीमीटर चलेगा, तीसरा बंदा भी 90 सेंटीमीटर चलेगा। और कंडीशन क्या है भैया? कंप्लीट स्टेप में वो डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। अब जैसे ये जो तीसरा बंदा है वो जब चलता है तो उसके पैरों के बीच का गैप 45 सेंटीमीटर क्रिएट होता है। तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि अगर टोटल डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर चलना है और उसके पैरों के बीच का गैप 45 सेंटीमीटर है, तो भैया 45 टू जा 90, यानी 2 कंप्लीट स्टेप में वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है, लेकिन यहीं पे अगर किसी के पैरों के बीच का गैप 42 सेंटीमीटर है तो समझना 2 कंप्लीट स्टेप में 42 टू जा 84 सेंटीमीटर कवर करेगा, यानी कि कंप्लीट स्टेप नहीं हो पाएगा। ये वाले ने तो इस डिस्टेंस को कंप्लीट स्टेप में कवर किया, ये वाला कंप्लीट स्टेप में नहीं कर पाएगा। अगेन उसी तरीके से ये वाला भी कंप्लीट स्टेप में नहीं कर पाएगा। एकदम कंप्लीट स्टेप में कवर होना चाहिए जो भी आंसर आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा, यानी कि 4 कदम में, 5 कदम में, 8 कदम में, इस तरीके से एकदम कंप्लीट स्टेप। ये नहीं 6.5 कदम में या 6.2 कदम में, ऐसे नहीं सर। अब सवाल समझ गए होंगे। अब अगर सवाल समझ गए हो, अब अपने लॉजिक पे हम यहां जा सकते हैं। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस पता करनी है जो तीनों लोग चलेंगे। ठीक है सर। मैं अज्यूम करता हूं कि क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा हो सकता है। मेरा डेटा क्या है? 40, 42, 45 है। मेरा डेटा है 40, 42, 45। क्या मेरा आंसर गिवन डेटा से छोटा हो सकता है? अब तीनों में छोटा कौन है? 40। मैं 40 से भी छोटा एक रैंडम नंबर आसपास का मान लेता हूं मैं 35। तो क्या मेरा आंसर आ सकता है 35 सेंटीमीटर? यानी वो जो मिनिमम डिस्टेंस तीनों लोग चलेंगे, क्या वो 35 सेंटीमीटर ईच होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि पहला वाला बंदा भी 35 सेंटीमीटर चल रहा है, दूसरा वाला भी 35, तीसरा वाला भी 35, और क्या ये करते हुए कंडीशन फुलफिल हो रही है? तो अगर मैं यहां पर कंडीशन चेक करूं सर, तो समझिएगा, पहला वाला जब चलता है तो उसके पैरों के बीच का गैप है 40 सेंटीमीटर। तो एक कंप्लीट स्टेप होने के लिए भी डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यहां तो डिस्टेंस 35 ही है, तो एक कंप्लीट स्टेप भी नहीं हो पा रहा है। सेम प्रॉब्लम यहां, सेम प्रॉब्लम यहां, तो कंडीशन फेल हो गई ना। तो जैसे ही आपने अपने आंसर को गिवन डेटा से छोटा माना, कंडीशन फेल हो गई, मतलब उल्टा होगा। मतलब आपका आंसर गिवन डेटा से बड़ा होगा। आंसर गिवन डेटा से बड़ा मतलब एलसीएम निकालना है, खत्म हो गया सवाल। तो मुझे करना क्या है सर? मुझे एलसीएम निकालना है इन तीनों नंबर्स का, 40, 42 एंड 45। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सर साइड में। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो एक एक करके एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम 40 का निकाले सर, तो 220 जा, यहाँ पे 210 जा, 25 जा। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। 5 सिर्फ एक बार आ रहा है, 2 आ रहा है 3 बार, ठीक है। 42 की बात कर लेते हैं सर। 42 की बात करेंगे, 221 जा, 37 जा, यानी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नंबर आ रहे हैं, सेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 237। 2 इंटू 3 इंटू 7, कौन कितनी बार? सब एक एक बार आ रहा है, पावर 1। फाइनली 45। अब ये चाहो तो लिख के करो, मुंह जबानी भी कर सकते हो। 5 9 जा 45, और 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो 5 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। तुम प्रोसेस से भी करोगे, सेम कहानी आती। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते रहता हूं, ध्यान में रखना।
तो सर 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 5, 3 2 बार आ रहा है सर जी, 5 एक बार आ रहा है। अब सर एलसीएम का प्रोसीजर जानते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर्स होते हैं सब उठा लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट 2 भी है, डिफरेंट डिफरेंट 3 भी है, डिफरेंट डिफरेंट 5 भी है, डिफरेंट डिफरेंट 7 भी है, सब उठा लिया जो भी डिफरेंट टाइप के प्राइम फैक्टर्स थे। पावर बड़ी वाली, तो सर यहाँ बड़ी वाली पावर देखें, बहुत आराम से देखिएगा, तो अगर 2 में कंपेयर करें सर, तो 2 कहानी यहां है, 2 कहानी यहां है, एक जगह पावर 3 है, एक जगह पावर 1 है। बड़ी वाली क्या है कंपैरिजन में, 3 है, बड़ी वाली पावर हमेशा लेते हैं। अब 3 देखिए सर, 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी, एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर 2 है, बड़ी वाली पावर कौन है, 2 है सर, तो बड़ी वाली पावर लेंगे। 5 एक ही बार आया है तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, जो इसकी पावर वही आंसर में। 7 भी एक ही बार आया है तो भैया कुछ कंपेयर करने के लिए है नहीं, तो जो यहां वो यहां पे। 5 के केस में क्या हो रहा है सर, 5 2 बार आ रहा है लेकिन पावर सेम है, तो मैंने ये भी तो बताया था कि अगर एक बार आ रहा है तो जो पावर है वही लिख लेंगे, और अगर मल्टीपल बार आ रहा है लेकिन पावर सेम है तो भैया वही सेम वाली पावर। लॉजिक क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, तो यहाँ पे हो गया। तो ये क्या कहानी निकल के आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो कैलकुलेशन कैसे इजी बना रहा हूं, ध्यान से देखना। 5 8 जा 40, 40 इंटू 9, 4 9 जा 36 यानी 360 इंटू 7 यानी कि 7 6 जा 42 का 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 2520। कहानी में सेंटीमीटर है क्या, कहोगे हाँ सर इतना सेंटीमीटर। आंसर आ चुका है सर हमारा। सवाल ने हमसे क्या पूछा था, सवाल ने पूछा था कि अगर तीनों लोगों के चलने की कहानी ऐसी है कि जब वो चलते हैं तो उनके दो पैरों के बीच का स्टेप डिस्टेंस ये फलाना फलाना ढिमकाना है, तो बताओ तीनों ईच कितनी मिनिमम डिस्टेंस चले सच दैट वो डिस्टेंस तीनों के ही द्वारा कंप्लीट स्टेप में कवर होनी चाहिए। तो मिनिमम डिस्टेंस आ गई है 2520 सेंटीमीटर, यानी पहला वाला इंसान भी इतना ही चलेगा, दूसरा वाला इंसान भी इतना ही चलेगा, तीसरा वाला इंसान भी इतना ही चलेगा। दिस इज आवर मिनिमम डिस्टेंस दैट ईच शुड वॉक। और आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि इस डिस्टेंस के हिसाब से तीनों के द्वारा ये कंप्लीट स्टेप में कवर होगा। क्योंकि कितने कंप्लीट स्टेप में कवर होगा अगर मान लो पूछ लेता, ये तुम निकाल भी सकते थे, ये भी सवाल पूछ सकता था। तो भैया पहले के द्वारा कितने कंप्लीट स्टेप में कवर होगा, तो 40 से इसको डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उतने कंप्लीट स्टेप में। दूसरे के द्वारा कितने कंप्लीट स्टेप में होगा, यूनिटरी मेथड 42 से डिवाइड करके देखो आ जाएगा कितने कंप्लीट स्टेप में। तीसरे के द्वारा कितने कंप्लीट स्टेप में होगा, 45 से डिवाइड करो आ जाएगा कितने कंप्लीट स्टेप में। सवाल में ये ऐड ऑन करके भी पूछ सकता था। एक बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत शानदार सवाल, और ये 2015 का बोर्ड एग्जाम का सवाल है जहां अगेन टर्म 1 टर्म 2 की कहानी थी। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। इस साल भी 2 बार बोर्ड एग्जाम लिया गया था। अब ये रहा हमारा अगला सवाल और रियल नंबर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ये जो सवाल की वैरायटी है ना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इस साल भी पूछी जाएगी। ये जो इरैशनल प्रूफ करने वाली वैरायटी का सवाल होता है ना, फर्स्ट चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल है। इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे सवाल में गलती करते हैं। गलती क्यों करते हैं? इसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा चला जाता है, कंसेप्ट से आप पढ़ते नहीं, तो होता यह है कि इंपॉर्टेंट होने के बाद भी आप ये सवाल छोड़ के आ जाते हो या फिर सॉल्यूशन रट के चले जाते हो। अब कोई भी चीज रट के जाओगे तो एक भी स्टेप भूले खेल खत्म हो गया। तो इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूं। 3 मिनट दो बस, मुझे तुम्हारे लाइफ के सिर्फ 3 मिनट चाहिए। 3 मिनट के अंदर अंदर इस सवाल का पूरा कंसेप्ट सिखा दूंगा। जीवन में आज के बाद कभी भी इस टाइप का सवाल गलत नहीं करोगे, हमेशा सही सॉल्व करके आओगे। तो इस सवाल को बनाने के पीछे बस 2 बात आपको याद रखनी है। बात नंबर 1, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बात नंबर 2, कंडीशन फेल। कौन सी कंडीशन फेल, वो भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कभी भी इस टाइप का, इस वैरायटी का सवाल मिल जाए तो बस ये 2 बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कंडीशन फेल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, पहले तरीका बताता हूं, एक एग्जांपल से समझाऊंगा फिर। तो तरीका ये कहता है कि भैया आपको कोई भी चीज अगर प्रूफ करनी है ना, तो आप उसका उल्टा मान के स्टार्ट लो। तो प्रूफ कुछ करना है, आपने उसका उल्टा माना, उल्टा अज्यूम किया, स्टार्ट किया और खुद ही गलत साबित हो गए। तो ध्यान दीजिएगा,
प्रूव ये चीज करनी थी, आपने इसका उल्टा मान के स्टार्ट लिया और खुद ही गलत साबित हो गए, यानी ओरिजिनली जो बात बोली जा रही थी वही सही थी। यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। समझ में आया? कहोगे नहीं सर उतने अच्छे से नहीं आया। अब जो एग्जांपल दूंगा ना उससे एक बार में परफेक्टली समझ जाओगे। मुझे प्रूफ करना है कि तुम इंसान हो ना? बिल्कुल ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है तुम इंसान हो, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाऊंगा। कैसे? मैं उल्टा अज्यूम मान के स्टार्ट करूंगा, मैं उल्टा अज्यूम करके स्टार्ट करूंगा। तो मुझे प्रूफ करना है तुम इंसान हो, मैं अज्यूम करूंगा कि लेट यू आर गधा। मैंने अज्यूम कर लिया कि तुम गधे हो, और मेरे अजम्पशन के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे की मैथ्स लगाऊंगा। तो मैंने तुमको अज्यूम कर लिया गधा, अब मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि तुम ढेंचू ढेंचू नहीं करते, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने 2 हाथ और 2 पैर पे एक साथ करके नहीं चलते, मैं देख रहा हूं कि अपने पीठ पे तुम भारी भारी सामान नहीं ढोते। तो भैया तुम इंसान हो, मुझे तुम्हें इंसान प्रूफ करना था, मैंने अज्यूम कर लिया तुम गधे हो, और जब मैंने आगे की मैथ्स लगाई तो मैंने देखा कि इनमें से तुम कुछ भी नहीं करते जो गधा करता है, यानी मैं खुद ही गलत साबित हो गया। मैंने तुमको गधा माना और मैं खुद ही गलत साबित हो गया, क्योंकि गधे वाली कोई प्रवृत्ति तो तुम में है नहीं। यानी कि फाइनली शुरू वाली बात सही थी, यानी कि तुम सच में इंसान हो। उम्मीद करता हूं हो। चलो सवाल पे लौटते हैं। यही है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से बात करें तो आप कह दीजिएगा कि सर मुझे प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम उल्टा ज्यूम करके स्टार्ट करेंगे। तो इर्रेशनल का उल्टा क्या हो जाएगा? रैशनल। तो हम अज्यूम करेंगे लेट √3 बी आर रैशनल नंबर। तो हम अज्यूम करेंगे लेट √3 बी रैशनल। तो हमने ये जो चीज प्रूफ करनी है इसका उल्टा मान के स्टार्ट लिया, और आगे जाके देखना हम खुद ही गलत साबित हो जाएंगे। कैसे गलत साबित हो जाएंगे? कंडीशन फेल होने लगेगी। सब समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो भैया हमने उल्टा ज्यूम किया, अब आगे की मैथ लगाते हैं। तो भैया दुनिया में कोई भी चीज अगर रैशनल नंबर होती है तो हमने मैथमेटिकली पढ़ा है कि वो कुछ a/b फॉर्म में होती है, और वो 3 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए साथ में। कंडीशन नंबर 1 कि a एंड b बोथ शुड बी इंटीजर्स। कंडीशन नंबर 2 डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो 2 सबको पता होता है। तीसरी कंडीशन बहुत सारे निंजास को नहीं पता होती कि भैया ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए, यानी कि सर 1 के अलावा और कोई A और B में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो दुनिया में कोई भी अगर रैशनल नंबर होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो ये 3 कंडीशन जरूर फुलफिल कर रहा होगा कि भैया उसको मैं a/b फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं जहां a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0, और a और b में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो समझिएगा मेरी बात को, इन 3 में से आगे जाके एक भी कंडीशन फेल हो गई तो हम गलत साबित हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था? हम उल्टा मान के स्टार्ट करेंगे और खुद ही गलत साबित हो जाएंगे। कैसे गलत साबित हो जाएंगे? अब आप समझ गए कि सर कंडीशन कोई फेल होने लगेगी। कौन सी कंडीशन? अभी बता देता हूं, ये वाली कंडीशन फेल होने लगेगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं सर। तो यहां पे अगर इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस चीज को आगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा a बराबर √3b। कहोगे हाँ सर। अब कहीं भी रूट आ जाता है तो कैसे सिंप्लीफाई करते हो? स्क्वायरिंग करके। तो सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर √3b का होल स्क्वायर, यानी कि फर्दर मूव करे तो ये हो जाएगा a² बराबर यहां पे 3b²। क्लियर? कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पे आके एक चीज समझो, 6 = 2 × 3 होता है, सही बात है। अब मैं आपको यहां पे कहूं कि सर 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कहोगे हाँ सर। मतलब कि 2 6 का एक फैक्टर होगा, कहोगे हाँ सर। 3 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कहोगे हाँ सर। मतलब कि 3 6 का एक फैक्टर होगा, कहोगे हाँ सर। यानी कि एक कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी एक नंबर को अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहां के इंडिविजुअल नंबर्स
मेरे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, यानी कि उनका फैक्टर होता है। क्या यही लॉजिक मैं यहां नहीं लगा सकता कि सर मैं लिख पा रहा हूं कि कोई नंबर है ए स्क्वायर, ये है 3 इंटू बी स्क्वायर, यानी ये कहना सही है कि सर 3 भी ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ये भी ए स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। हाँ सर, हम अपने जरूरत के हिसाब से सिर्फ ये वाली बात कंसीडर करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि 3a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कहोगे हाँ सर, तो अगर 3a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से देखो। जैसे मान लो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं कि 3 जो कि एक प्राइम नंबर है वो 81 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कहोगे हाँ सर, एकदम सही बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर 3 जो है वो 9 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा? बिल्कुल सही बात है। तो सर मैथमेटिकली ये जो चीज हमें दिख रही है ना, ये एक थ्योरम है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के होल स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। जैसे यहां आपको दिख रहा है कि 81 क्या है? 9 का स्क्वायर है। 3 एक प्राइम नंबर है, तो मेरा प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मेरा वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। वही लिखा है कि लेट p be a prime number, a be a positive integer, if p divides a square then p must divide a। कहोगे हाँ सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट चैप्टर का जो कि आपको ध्यान में होना चाहिए। बस इसी लॉजिक को यहां यूज कर सकते हैं कि सर 3 अगर a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि सर कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब फैक्टर होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ ए। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, इक्वेशन नंबर इसको 2 कहेंगे। 1 क्यों नहीं कह रहे, थोड़ी देर में समझ जाओगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे हम। क्लियर? कहोगे हाँ सर क्लियर। अब ध्यान से देखना, तो 3a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाओगे 3 जो है ये a को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, मतलब डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। अब कोशेंट क्या आएगा नहीं पता, तो रैंडमली मान लेते हैं कोशेंट c आएगा। अब आपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है कि दुनिया का कोई भी डिवीजन हो हमेशा डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। उस लॉजिक से यहां पे हम लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब ये प्लस 0 लिखने का कोई मतलब बनता है नहीं, तो हटा दिया। हाँ सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं ना कि मैं ये वाली कंडीशन पे फेल होने वाला हूं। तो ये कंडीशन फेल कब होगी? ये कंडीशन बोल रही है कि ए और बी में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब यहां पे मुझे दिख रहा है कि ए का एक फैक्टर 3 है, तो अब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, जरूर आगे जाके बी का भी एक फैक्टर 3 आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन फिर फेल हो जाएगी, क्योंकि अब ये जो चीज हो जाएगी उससे ये प्रूव होने लगेगा कि ए और बी का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है 3। तो ये वाली बात ध्यान में रखते हुए आगे मूव करो। तो सर फिर से यहां स्क्वायरिंग किया था, सेम टाइप का लॉजिक बन रहा है, यहां पे भी स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले सर, तो ए स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर, यानी कि मेरे पास आ रहा है ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। अब देखो सीधे यहां पे ये वाला लॉजिक मत लगाना, क्योंकि ए पे बात हो गई, अब बी पे जाना है तुमको। अब बी यहां कैसे लाओगे? बी तो यहां दिख नहीं रहा है, तो तुम्हारी खोपड़ी चलेगी सर इस वाले रिलेशन को यूज करने से हो जाएगा, यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो कैसे? यहां पे b की कहानी सेट होगी क्योंकि यहां तो a है, इस रिलेशन की मदद से ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बराबर 9c स्क्वायर हो गया। 3 3 9, यानी कि सर आपके पास आ रहा है b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब ये वाला लॉजिक लगाओ, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सर 3b स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, अगेन ये भी b स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, फोकस इस पे रखेंगे। तो 3b स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, यानी कि 3b स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब फिर से यही वाला थ्योरम यूज करके लिख देंगे, इसका मतलब 3 जो है वो b को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि हम यहां पे फाइनली कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। कहोगे हाँ सर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो जो हम करने वाले थे वो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहोगे हाँ सर। फटाफट पहले इतना नोट डाउन करिए, साइड हो गया हूं मैं। क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब आगे क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
we clearly observe that कि 3 is a common factor of both A and B, but it contradicts the fact that A and B doesn't have any other common factor than 1. Hence our assumption is wrong. Hence actually root 3 is irrational. बस ये आगे की कहानी जो मैंने बोली लिख लेनी है. अगेन खेल खत्म, पैसा हजम, बस इतना सा काम करना था. तो कंसेप्ट अब सभी को समझ में आ गया. अब जीवन में कभी भी इस टाइप के सवाल में नहीं अटकोगे. चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, साइड हो जा रहा हूं. ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सर जी अपने लास्ट 2 सवालों पे. 13 सवाल कर लिए. एक बहुत बेहतरीन सा असर्शन रीजन इस चैप्टर का. असर्शन रीजन कैसे बनाना अगेन सैंपल पेपर में सिखाया है, वही लॉजिक यहां पे भी देख लो. तो सर पहले दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत, वैलिडिटी चेक करते हैं. ठीक है सर. तो यहां पे अगर दोनों स्टेटमेंट को एक एक करके पकड़े तो सर मान लो पहले ऊपर वाला ही स्टेटमेंट उठा लेते हैं. तो पहले अगर मैं ऊपर वाला स्टेटमेंट उठा लूं तो मैं यहां पे कह दूंगा कि भैया ऊपर कहा जा रहा है कि ये जो 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स का अगर HCF 6 है तो LCM 3000 आएगा. अब ये बात सही है कि गलत, कैसे चेक करोगे? बड़ा सिंपल है सर, कि थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं मुझे नहीं पता LCM क्या आएगा. थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि इन 2 नंबर्स का LCM क्या आएगा. तो मेरे पास कहानी कुछ ऐसी हो गई कि इन 2 नंबर्स का अगर HCF 6 है तो LCM क्या आएगा. अगर LCM 3000 आ गया मतलब बात सही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी. कहोगे हाँ सर, तो ये काम करो. तो थोड़ी देर के लिए मैंने इन 2 नंबर्स का LCM x मान लिया. अब मैंने आपको सिखाया था कि कहीं पे भी HCF LCM दोनों पे चर्चा चल रही हो, बहुत हाई चांसेस है कि हमारा फॉर्मूला लगेगा HCF into LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. तो बस यहां पे कर लेते हैं HCF into LCM बराबर नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी कि 336 into 54. तो सर जी यहाँ पे 9 6 जा 54, तो x बराबर 9 6 जा 54 का 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 का 3, 9 3 जा 27 प्लस 3 30. कितना आ रहा है सर? ये आपका निकल के आ रहा है 3024. तो भैया जी आपका LCM क्या निकल के आ गया है? 3024. अब मेरी बात सुनिएगा, ये वाली स्टेटमेंट सही तब होती जब LCM 3000 आता. LCM कितना आ रहा है? 3024. यानी कि सर ये स्टेटमेंट गलत है. असर्शन इज रॉन्ग. और मजे की चीज ये होती है कि ऑप्शन नंबर सी और डी जज करना सबसे आसान है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में से जैसे ही तुमको दिख गया कि भैया ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो तुरंत तुम समझ जाओगे या तो सी होगा या तो डी होगा. यानी कि आपको रीजन अब चेक करने की जरूरत भी नहीं है. तुमको पता है सर अगर ये गलत आया तो ये सही जरूर आएगा. यानी कि ऑप्शन क्या बन रहा है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू. यानी कि सर ऑप्शन नंबर डी में ये कहानी होती है. ऑप्शन नंबर डी में ही तो होता है सर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. तो ये होता है लॉजिक कि दोनों स्टेटमेंट में से जैसे ही तुमको दिख गया ना एक गलत आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली दूसरा सही होगा. उस हिसाब से सी या डी तुम चुन सकते हो. अब ये था लॉजिक. अब यहां पे प्रॉपर मेथड दिखाऊं तो देखो रीजन सही आएगा. मैं चेक करके दिखा देता हूं. तो रीजन की कहानी अगर मैं तुमको यहां पे चेक करके दिखा दूं, रीजन की कहानी अगर मैं तुमको यहां पे चेक करके दिखा दूं, तो तुम कहोगे कि सर रीजन में कहा जा रहा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज 4. यानी कि ये कह रहा है कि अगर आप 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, तो उन प्राइम फैक्टर्स की जो पावर होगी, जो उसका एक्सपोनेंट होगा, उसको जब आप ऐड करिएगा तो वो 4 आएगा. अब ये बात सही है कि गलत? कैसे चेक करेंगे? सिंपल कि सर हम मान लेते हैं ये 4 यहां नहीं है. मतलब मेरे पास एक सवाल बन गया है कि भैया आप 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखिए. अब प्राइम फैक्टर्स के माथे पे जो पावर, उनको ऐड करके देखिए क्या आता है. अगर ऐड करके 4 आ गया मतलब सही स्टेटमेंट है, नहीं आया मतलब गलत स्टेटमेंट है. चलिए तो पहले 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. तो 196 का करे सर जी, यहां पे इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 49 जा 7 7 जा. यानी कि सर जी यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में. 2 आ रहा है 7 आ रहा है, 2 आ रहा है 7 आ रहा है. कौन कितनी बार? दोनों 2 2 बार आ रहा है सर. तो पावर 2 पावर 2. तो भैया जी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया. ठीक है, मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स. इसकी पावर 2, इसकी भी पावर 2. तो पावर्स का सम कितना आ रहा है सर? तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, मेरे प्राइम फैक्टर्स के माथे की पावर का सम 2 + 2 4 निकल के आ रहा है. सही बात है सर, यही तो यहाँ पे बोला जा रहा है. कहोगे हाँ सर जी. तो बस यहाँ पे ये काम हम कर लेते हैं. क्या कर लेंगे? यहाँ पे ये काम हम
कर लेते हैं सर जी, यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट आ गया और हमें पहले से पता था ये ट्रू आएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब 15वां सवाल जिसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा सर जी, और वो है केस बेस का सवाल। तो क्या दिख रहा है, एक फैक्टर ट्री है और फैक्टर ट्री पे केस बेस बना दिया है। फैक्टर ट्री में बस याद रखने वाली बात क्या होती है सर, कि जो काम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हो वही काम फैक्टर ट्री में शो किया जाता है। और फैक्टर ट्री में मैथमेटिकली हो क्या रहा होता है, बहुत सिंपल सी चीज है सर। फैक्टर ट्री में होता बस ये है कि जिस डब्बे से दो डब्बे निकलते हैं उन दो डब्बों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला डब्बा बन जाता है। जैसे इस डब्बे से दो डब्बे निकल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला डब्बा बन जाएगा। अगेन देखना, इस डब्बे से दो डब्बे निकल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला डब्बा निकल जाएगा। अगेन देखो, इस डब्बे से दो डब्बे निकल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला डब्बा बन जाएगा। अगेन देखो, इस डब्बे से दो डब्बे निकल रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाला डब्बा बन जाएगा। तो जो काम आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हो ना, बस वही काम यहां हो रहा होता है सर जी, और फैक्टर ट्री कह देते हैं। यानी कि याद करो, बचपन में ये वाला तरीका पढ़ा था तुम लोगों ने, ये वाला तरीका, बस वही तरीका और कुछ नहीं है। या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कह लो, कुछ भी कह लो सर। और फैक्टर ट्री में मैथमेटिकली हो क्या रहा होता है वो मैंने सिखा दिया। अब अपने सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल की कहानी क्या है, तो सर हमें एक फैक्टर ट्री दे दिया जिसमें हमें अननोन्स दिख रहे हैं। क्या क्या अननोन है, एक एक्स अननोन दिख रहा है सर, अगेन वाई अननोन दिख रहा है सर, जेड अननोन दिख रहा है सर। तो यहीं पे हिंट मिल गया कि एक्स वाई जेड के अराउंड पूछा गया होगा। अब देखो सबसे पहला सवाल, ऑब्जर्व द फैक्टर ट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स। पहले से पता था सर, एक्स निकालना है। तो एक्स कहां है भैया, एक्स यहां है। तुरंत दिमाग काम कर रहा है सर जी, इस डब्बे से निकल के ये दोनों डब्बा आया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर का डब्बा बन जाएगा। यानी एक्स क्या है सर, एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि 3 इंटू 1275, यानी कि सर 5 3 जा 15 का 5 यहाँ 1, 7 3 जा 21, 122 का 2, इसके बाद 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 1 जा 3, 3825 हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3825 कहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। चलिए अब इसका पार्ट 2 क्या है, वैल्यू ऑफ y निकालना है। ठीक है सर, वापस फैक्टर ट्री पे आ जाओ। वैल्यू ऑफ y, तो सर y कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो दिख रहा है सर, इस डब्बे से टूट के ये दोनों डब्बे आए हैं, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहां से y निकल के आ जाएगा। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि सर मैं यहां से कह दूंगा कि y इंटू 85 यही तो मिलके 425 बना रहा है। तो क्या यहां से सॉल्व करके y नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। तो कितने में कटेगा सर, तो यहाँ पे 5 टाइम्स में कटना चाहिए। चेक कर लो, 85 इंटू 5 करोगे, 5 5 जा 25 का 2, 5 8 जा 42, 425 आ गया। तो 5 टाइम्स में कट रहा है सर, y की वैल्यू 5 निकल के आ गई। तो y भी निकल के आ गया 5। तो ऑप्शन में 5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब फाइनल पार्ट केस बेस का क्या है सर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो पहले x और y तुमने निकाल लिया, लिख लो। x है 3825, 3825 प्लस y कितना आया भैया, तो y आया है 5 प्लस, अब z निकालना बचा है, z निकालोगे तभी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तो z भी यहां से निकाल सकते हैं। फिर तुम्हारी खोपड़िया काम करेगी, तुम्हारा दिमाग काम करेगा कि सर इस डब्बे से टूट के ये आया, यानी इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 5 इंटू जेड बराबर 85, यहां से z आ जाएगा सर। तो 5 1 जर 5 हो गया, बचा 3, 35, 5 7 जर 35, z की वैल्यू 17 निकल के आ रही है। तो z कितना आ गया, 17 आ गया है सर। तो बस यहाँ पे पुट कर लो, प्लस 17 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। तो 3825 प्लस 17 प्लस 5 22, यानी कि सर 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 2 4, 8 और 3 3847 हमारा फाइनल आंसर होगा। कहीं दिख रहा है 3847, 3847 बी में दिख रहा है सर। खेल खत्म, पैसा आजम, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो सर इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा टॉप 15 क्वेश्चन रियल नंबर का। मजा आया होगा, बहुत ही तगड़ा सेशन था, सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया है और इस गारंटी के साथ पढ़ाया है कि अगर आपने हर एक डिस्कस्ड सवाल का कंसेप्ट अच्छे से सुना है तो गारंटी रही कि इस चैप्टर का कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो बना के ही आओगे, चाहे बेसिक लिया या स्टैंडर्ड। और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स में भी मिलने वाले हैं सर, आपको बहुत मजा आने वाला है। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।